हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपील से स्टार्ट करेंगे। जो मूल डिक्री की अपील होती है, सेक्शन 96 सीपीसी। और आज हम लोग जो है सेक्शंस वाला, धाराओं वाला से पोर्शन जो है कंप्लीट कर देंगे सीपीसी का। और अगले टर्म, कहने का मतलब है आज डे 24 हो चुका है और 26 से 26 को ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास सीपीसी में सेक्शन के अलावा 51 ऑर्डर्स भी हैं। तो पूरे ऑर्डर भी हम आपको देंगे। मतलब अब जो है आपको इसके बाद, इस टर्म के बाद इवेंट टर्म पे, मतलब 26 डे डे 26, 28, 30 में सीपीसी मिलेगी जिसमें ऑर्डर होंगे। देखिए, हम ब्रैकेट में उस ऑर्डर को भी लिख देते हैं जो उस सेक्शन से रिलेटेड है। जैसे सीआरपीसी की जो सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 है, मूल डिक्री की अपील। ठीक, यही टॉपिक आपको मिलेगा मूल डिक्री की अपील आदेश 41 में। तो आप एक मैटर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, मतलब आप धारा 96 अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपका जो ऑर्डर 41 है, आदेश 41 है, वो अपने आप तैयार हो जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिए आप। अक्सर हम लोग ऑर्डर में कमज़ोर रह जाते हैं और ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं पेपर्स में धाराओं के मुकाबले। पहली बात, अब हम लोग सेक्शन पे स्टार्ट करें। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहली उपधारा क्या है 96 की सिविल प्रक्रिया संहिता की? वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता में या किसी अन्य, पहले 96 मूल डिक्री की अपील, आदेश 41 में भी ये मूल डिक्री की अपील है। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, पहली उपधारा, वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विन्यासों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। ये पॉइंट जो पहली लाइन में हमने लिखाया है, वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता में या किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबद्ध, मतलब कहने का पहले पॉइंट का मतलब है ये, आप स्टार्टिंग लाइन आपको ज़रूर लिखना होती है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ ये है, इस उपधारा 1 में बता दिया गया कि अगर उसको मना किया गया हो किसी अपील न्यायालय को अपील के बारे में, तो अलग बात है, वरना अपील वहाँ होगी उन मामलों के सिवाय। हर अपील वहीं होगी जहाँ के लिए वो अपीलीय न्यायालय प्राधिकृत किया गया है। दूसरी बात, दूसरी उपधारा, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। ठीक। तीसरी बात, पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक, पक्षकार सहमत हो जाते तो अपील नहीं होगी उस डिक्री में। चौथी और आखिरी बात, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम 10,000 से अधिक नहीं है, तो केवल कहाँ पर, विधि के प्रश्न के संबंध में ही अपील हो सकेगी या होगी। ठीक, सिर्फ 10,000 से कीमत ज़्यादा नहीं है मामले में, तो भी अगर कोई विधि का प्रश्न उठ रहा है तो अपील होगी। अगर विधि का प्रश्न नहीं है तो अपील नहीं होगी 10,000 से कम के मामलों में। बहुत इंपॉर्टेंट एक केस इसमें है, एन मोहन बनाम आर मधु, AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। खास तौर से 96(2), मतलब एक पक्षीय डिक्री के बारे में जो अपील होती है उससे संबंधित मामला है। इस मामले में हुआ क्या है, समझ ले संक्षेप में। अभी हम आपको आगे चल के आदेश पढ़ाएंगे, आदेश 9, जिसका नियम 13 ये कहता है, जिसमें एक पक्षीय जो डिक्री होती है, एक पक्षीय डिक्री अपास्त कर दी जाती है। अपास्त करने के बाद उसका पुनः विचारण के लिए मामला प्रतिस्थापित की जाती है। डिक्री, एक पक्षीय डिक्री का प्रतिस्थापन किया जाता है। अभी फिलहाल इतना समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिक्री निरस्त कर दी गई है, इस मामले में जो एन मोहन बनाम आर मधु में कहा गया, दो मामले आते हैं। एक होता है
डिक्री के लिए जो अपील के लिए जो डिक्री एक पक्षीय पारित हो गई, तो आपने क्या किया, आदेश 9 नियम 13 के अनुसार उसको फिर से दाखिल किया, वो भी निरस्त हो गया। तो अगर आदेश 9 नियम 13 के अनुसार आवेदन निरस्त भी हो जाए, तब भी आप क्या करें, 96 के अनुसार, धारा 96 के अनुसार अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मामले हैं। पहली बात, जो पहला मामला है जो आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया था, वो किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें कोई मामला हो सकता है, चाहे वो विधि का हो चाहे तथ्य का हो। जबकि जो सेकंड अपील है, इसमें आपको वो सॉरी जबकि अपील का क्या है, ये पर्याप्त कारणों के कारण को बताना होता है आपको, और पर्याप्त कारणों तथा मामले की मेरिट के हिसाब से अपील होती है। तो अपील का अधिकार आपको बना रहेगा। कहने का मतलब संक्षेप में आप 2 लाइनों में ये लिखिएगा कि एन मोहन बनाम आर मधु के मामले में कहा गया कि अगर आदेश 9 नियम 13 के अनुसार आवेदन निरस्त भी कर दिया जाए, तब भी प्रतिवादी को धारा 96(2) के अनुसार अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, क्योंकि ये दोनों मामले अलग अलग हैं। आवेदन निरस्त कर देना एक अलग मामला है, जो कि बहुत ठोस कारणों के कारण नहीं होता है, जबकि अपील करने के लिए ठोस कारण होते हैं, इसलिए आपको अपील का अधिकार रहता है। ये बात लिखिएगा, बस ये 3 लाइनें लिख देंगे आप, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा। तो ये 3 लाइनें भी आप इस निर्णय में लिख देंगे, आपके फुल मार्क्स होंगे, पूरा मिलेगा आपको। एक धारा है इसमें 99, देखिए बहुत लंबी धारा है, मैटर कम है मगर धारा का शीर्षक बहुत बड़ा है। कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसके गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उल्टी जाएगी और ना उपांतरित की जाएगी। इससे पहले हम आपको एविडेंस एक्ट की धारा 167 पढ़ाए थे, उसमें लास्ट धारा है एविडेंस एक्ट की, उसमें बताए थे कि ऐसा ही सीपीसी की धारा 99 में है, जो हम वहाँ पर आपको बताएंगे। उसमें था कि कितने बिना पर्याप्त कारणों के कोई अगर मामला है तो पुनः विचारण का आदेश नहीं देगा न्यायालय। इस मामले में क्या बता दिया गया, इसको समझ ले। इसमें क्या होगा, डिक्री कब नहीं होगी, कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिसके गुण अवगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उल्टी जाएगी और ना ही उपांतरित की जाएगी। पहले इस धारा को समझ ले। पक्षकारों के या वाद के हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के या वाद की किन्हीं भी कार्रवाइयों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुणावगुण लिखा है, गुण अवगुणों या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी डिक्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी, ना ही उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा, और ना मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा। प्रतिप्रेषित कहते हैं रिमांड करने को। परंतु इस धारा की कोई भी बात, ये परंतु भी ध्यान रखिएगा, इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। कहने का इस मामले धारा का ये है मतलब कि अगर कोई भी ऐसी अनियमितता हो गई हो, गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई चीज़ छूट गई हो, तब भी अपील न्यायालय या जो उसके बड़ा न्यायालय है वो उस मामले में कोई फेरफार नहीं करेगा। अगर उसके छोड़ने से, किसी मामले के छूट जाने से, अनियमितता से उस मामले के आदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिक्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो डिक्री बदली नहीं जाएगी किसी भी अपील न्यायालय द्वारा। यह हमने अपना चैनल लिख दिया है, अगर आपको दिक्कत हो तो डायरेक्ट आप @lawclasses क्लासेस बाई फिरोज सर डालें यूट्यूब पे, आपको तुरंत हमारा चैनल मिल जाएगा। आगे पेज पे चलो। धारा 100 सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की, जो कहती है द्वितीय अपील, और द्वितीय अपील आदेश 42 में भी है। आप सेक्शन 100 याद रखिए, आदेश 42 आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये ट्रिक ज़रूर याद रखा करिए, क्योंकि अलग अलग बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। पहला पॉइंट, एक
एक धारा याद अच्छे से कर लीजिए आप, अगर वो आदेश आ जाता है तो आदेश को भी लिखिए वहीं से। ये अपील क्या हो रही, ये सेकेंड अपील बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आती है पेपर्स में, समझ लें इसको। पहला पॉइंट, पहली उपधारा, उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है। ठीक, जैसा कि मतलब उपबंध कर दिया जाए या मना कर दिया जाए, उसके सिवाय क्या होगा, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी। ठीक, यदि उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाए कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, मतलब अंदर है, उपस्थित है, कहने का मतलब है जहाँ कोई विशेष रूप से कोई न्यायालय हो उसको छोड़ दिया जाए, तो अधीनस्थ न्यायालय की सारी आदेशों की जो अपील पहले हो चुकी है उसकी डिक्री की अपील अब दूसरी अपील जो होगी उच्च न्यायालय में होगी। पूछा जाता है उच्च न्यायालय में कौन सी, तो द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होगी। दूसरी उपधारा क्या कह रही है, एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। अगर कोई एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई है और उसकी अपील, फिर दूसरी अपील आप यहाँ उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तीसरी बात, इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित मीन्स होता है इंटरनली, अंदर है, अंतर्वलित विधि के उस सार्वजनिक प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रेमतता कथन किया जाएगा। ये शब्द जरूर याद रखिएगा, इनको शॉर्टकट में ना मारिएगा। अंतर्वलित न मतलब काट दें, उसकी जगह कुछ और लिखते हैं, लेकिन प्रेमतता काट दें, कुछ ना करिएगा, क्योंकि हर एग्जामिनर आपसे वेयर एक्ट की लैंग्वेज मांगता है। अगर आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो नंबर कटते हैं आप लोगों के। तो कहने का मतलब हुआ, अगर कोई विधि का सारवान प्रश्न है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई विधि का सारवान प्रश्न है तो उसका ज्ञापन जो है सबसे पहले किया जाएगा, उसका कथन सबसे पहले लिखा जाएगा। चौथी बात, जहां उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान मजबूत प्रश्न अंतर्वलित है, तो वो उस प्रश्न को बनाएगा। ठीक, उच्च न्यायालय को लग जाए कि हाँ ऐसा विधि का प्रश्न है, तो वो उस प्रश्न को बनाएगा, मतलब है ना, मॉडिफाई करेगा, मतलब बनाएगा का मतलब फ्रेम करेगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अपील इस आधार पर बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में ये तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। कहने का मतलब जो प्रश्न बनाया है उच्च न्यायालय में उसी पर बहस चलेगी, सुनवाई होगी। हाँ, प्रतिवादी को ये बात अपनी साबित करने का हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि जो प्रश्न बनाया गया था वो अंतर्वलित मतलब नहीं था। अंतर्वलित को हमने इंग्लिश में लिख भी दिया इन्वॉल्व। ठीक, वो इन्वॉल्व नहीं ही था। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे सुप्रीम कोर्ट का केस है हसमत अली बनाम अमीना बीबी, AIR 2021, बहुत लेटेस्ट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। हसमत अली बनाम अमीना बीबी का हम ये केस बताते हैं आपको। इस केस में हसमत अली बनाम अमीना बीबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि हाई कोर्ट के पास जब अपील के लिए धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील की गई, तो हाई कोर्ट ने उस अपील को संक्षिप्तता निरस्त कर दिया। और निरस्त करने का चूंकि अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपील तो निरस्त की, तो आपको कारण भी तो लिखना चाहिए। संक्षेप में कारण आप लिखते कि आपने क्यों ये अपील निरस्त की है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में कोई पॉइंट नहीं लिखे थे, ऐसी बातें नहीं लिखी थी, ऐसे कथन नहीं लिखे थे जिनकी ग्राउंड पर अपील को निरस्त किया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को, उस आदेश को निरस्त कर दिया कि आपने अपील को निरस्त जो किया है बिना कारण लिखे किया है, इसलिए आपका आदेश निरस्त किया जाता है। और मामले को नए सिरे से कहा कि उच्च न्यायालय इसको फिर से प्रेषित करे मामले को और फिर से इसका विचारण किया जाए। ठीक,
कहने का मतलब अगर द्वितीय अपील होती है और अगर उच्च न्यायालय द्वितीय अपील को निरस्त करता है तो उसे कारणों को अवलिखित करना होगा, यूं ही नहीं वो उसको निरस्त कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर आप सेक्शन को पढ़ लीजिए, धारा 113 आदेश 46 उच्च न्यायालय को निर्देश। निर्देश देखिए कहीं पर भी मिले आपको, चाहे किसी लॉ में निर्देश मिले, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे कहीं पर भी जैसे लोकल लोअर एक्ट, लोअर जो लोकल एक्ट्स है वहाँ पर आपको निर्देश टर्म मिलेगा, कहीं भी निर्देश लिखें आप यही लिखें, कहीं पर मिले यही लिखें आप, बेस्ट है ये मैटर। समझ लीजिए क्या होता है निर्देश। उन बातों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। ठीक कहने का मतलब है लोअर कोर्ट को कोई मदद चाहिए है तो वो उसके मैटर को, कथन को अवलिखित करके हाई कोर्ट पहुंचाता है और हाई कोर्ट उस पर बता देता है कि आपको ये डायरेक्शन दे देता है कि ये करना है। इसमें परंतु को बहुत ध्यान से समझें, परंतु जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम कहते हैं नियम को ही कहते हैं, रूल को विनियम लगा दिया गया, विनियम की वजह से अच्छा लगता है शब्द। विनियम में अंतर्वलित किसी उपबंध की विधिमानता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है। आगे हम पॉइंट पे चल रहे हैं, देखिए हम जो कह रहे हैं बार बार पॉइंट्स को, जो हमने ये वर्ड लिखे हैं, अंतर्वलित है, विनियम है, ये शब्द आप ऐसे ही लिखिएगा, शब्दों में छेड़छाड़ ना करिएगा, बहुत कॉम्पैक्ट मैटर है, ऐसे ही लिखिएगा, याद करिएगा, कोशिश करिए इसको। पिछले पेज में हमने बताया था अंतर्वलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविद्यमान या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वो अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। कहने का मतलब है कोई लोअर कोर्ट ऐसा मामला देख रहा है जिसमें उसने देखा कि ऐसा कोई अधिनियम या अध्यादेश या विनियम उसके सामने आया, या उसका कोई ऐसा भाग, किसका भाग, आदेश हो, कोई अधिनियम हो, अध्यादेश हो, विनियम हो, उसका कोई ऐसा भाग आया जो उस प्रश्न को, जो वो देख रहा है, जो वो मामला देख रहा है, उसको अवधारण, उसके उस मामले के अवधारण के लिए आवश्यक है और उसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है मामला। ठीक, गड़बड़ क्या, अभी वो ये बात जो है, ये नियम, अधिनियम या जो विनियम है, ये अविद्यमान या परिवर्तनशील उसे लग रहा है, मगर उच्च न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा घोषित नहीं किया है कि ये नियम जो है या विनियम है जो अविद्यमान या अपरिवर्तनशील है। तो वो लोअर कोर्ट क्या करेगा, उस मामले पे अपनी राय जो उसने सोचा है, जो वो सोच रहा है, उस राय को लिख के और कारणों को, कि हम इस राय, इस कारणों के कारण दे रहे हैं, वो उच्च न्यायालय को करेगा और उच्च न्यायालय से उस मैटर का समाधान चाहेगा। फिर जैसा समाधान उच्च न्यायालय देता है उसके आधार पर उस लोअर कोर्ट को फैसला करना होगा। ठीक, अब आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता का, धारा 114 पुनर्वलोकन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा भी जाता है। देखिए सीआरपीसी में कहीं पर भी पुनर्वलोकन नहीं है। ठीक, तो सीआरपीसी में अगर आज मतलब पुनर्वलोकन आता है तो सीपीसी का ही लिखना है आपको। अब समझ लें, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो, क्या है पुनर्वलोकन होगा क्या, इसको रिव्यू कहते हैं। और हाँ, ये आदेश 47 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप यहाँ से पुनर्वलोकन पढ़ लीजिए, अगर आपसे आदेश 47 पूछा जाता है आप लिख दीजिए। पहला पॉइंट क्या है,
किसी ऐसी डिक्री या आदेश, मतलब ये बताए गए हैं कि पुनर्वलोकन आपको कब करना है, आपको कब आवेदन करना है पुनर्वलोकन के लिए। पहली बात, पुनर्वलोकन वही न्यायालय करता है जो निर्णय को दे रहा है, जो आदेश या डिक्री पारित कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है, किसी ऐसी डिक्री या आदेश है जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है। कहने का मतलब अपील तो अनुज्ञात हो मगर आपने अपील नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी न्यायालय में पुनर्वलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, खा में कहा गया किसी ऐसी डिक्री या आदेश है जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, मतलब जिसकी अपील हो ही नहीं सकती, तो उसका पुनर्वलोकन ही होगा। तीसरी और आखिरी बात, ऐसे विनिश्चय के जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। ठीक, कोई न्यायालय जो लोअर कोर्ट ने किया है, लघुवाद न्यायालय ने किया है, और ऐसे विनिश्चय जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। ठीक, तो लघुवाद न्यायालय ने निर्देश दिया और कोई मामला आपका डिसाइड हो गया और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप पुनर्वलोकन के लिए आवेदन करें। आगे समझे, किया गया है अपने को व्यथित मानता है वो डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्वलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। ठीक, कंप्लीट पुनर्वलोकन हो गया। हमने हालांकि नीचे अपना चैनल दे दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है चैनल ढूंढने में या मैटर ढूंढने में, तो आप इस चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब पे डालें और सारा मैटर आपको जो है हम डे 1 से लेके डे 100 तक पूरा सिविल जज हो और HJS दोनों का सिलेबस मेंस का एक है, पूरा सिलेबस दे रहे हैं। और हर वीडियो के साथ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF। यही हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। कॉम्पैक्ट मैटर और बेस्ट मैटर है विद ऑल लेटेस्ट केस लॉज। आप इस मैटर को तैयार कर लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% PCSJ और HJS मेंस में हो जाएगा। ठीक, आगे चले हम लोग। अब हम लोग आ गए धारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 पर, जिसको कहते हैं पुनरीक्षण। पुनरीक्षण का मतलब होता है कि रिवीजन, और ये धारा जो है उत्तर प्रदेश में प्रतिस्थापित की गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है रिवीजन या पुनरीक्षण में, समझ ले। पहला पॉइंट, उपधारा 1 क्या कह रही है, किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल वाद या अन्य कार्रवाई में विनिश्चित किसी मामले में जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने क्या कर दिया हो, अभी हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। कहने का मतलब ऐसा कोई मामला जिसकी अपील होती ही नहीं है और किसी लोअर कोर्ट ने, लघुवाद न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या काम, ये 3 काम कर दिए हों, नीचे लिखे हैं का खागा, तो आप क्या करेंगे, पुनरीक्षण के लिए आवेदन करेंगे। पहली बात काम में बताई गई है, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, मतलब न्यायालय कोई ऐसी अधिकारिता का प्रयोग कर दे जो उसमें निहित ही नहीं थी। दूसरी चीज, इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, जो अधिकारिता उसे दी गई थी उसे वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाया। या फिर तीसरी और आखिरी बात, अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है। कहने का मतलब है अपनी अधिकारिता का या तो विधि अनुसार वो सही से प्रयोग नहीं कर पाया या तात्विक अनियमितता उसने, मतलब मैटरनल कोई त्रुटि कर दी जिसकी वजह से उसकी जो अधिकारिता थी वो प्रॉपर रूप से यूज नहीं हो पाई है। वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक, पुनरीक्षण उससे ऊपर के न्यायालय में होगा। दूसरी उपधारा क्या कर रही है, जब उच्च न्यायालय में उपधारा 1 के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर मामले के शीर्षक के नीचे इस आशय का एक प्रमाण पत्र अंतर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता किंतु केवल उच्च न्यायालय मूल्यांकन के आधार पर मामले का पुनरीक्षण कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट उच्च न्यायालय में गए हैं तो आपको प्रथम पृष्ठ पे ही ये लिखना होगा शीर्षक कि इसका जो पुनरीक्षण था वो जिला न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका मूल्यांकन बहुत अधिक है, और आपको ही ये
इसका पुनरीक्षण करना है। तीसरी बात, वरिष्ठ न्यायालय इस धारा के अधीन किसी आदेश को ना तो परिवर्तित करेगा और ना उल्टेगा, सिवाय जहां, ठीक, सिर्फ निचले मामलों में, नीचे जो 2 पॉइंट बताए गए हैं उन्हीं मामलों में मामले को उल्टा जाएगा या परिवर्तित किया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। किन मामलों में? पहला मामला है आदेश यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया जा गया हो या वाद या कार्रवाई का अंतिम रूप से निस्तारण करता हो। कहने का मतलब है जो बेचारा आया है पुनरीक्षण के मामले में के सहायता लेने, मदद लेने, उसके पक्ष में फैसला हो रहा हो और मामला पूरी तरह से वहीं सेटल डाउन हो रहा हो, निस्तारित हो रहा हो, तो वहाँ पर वो उलट देगा मामले को या परिवर्तित कर देगा। दूसरी बात, आदेश यदि बरकरार रखने की अनुमति दी गई तो उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूरणीय क्षति होगी जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया है। अगर मामला पुनरीक्षण के लिए आया और धारा 3 की उपधारा 3 की पॉइंट 2 के अनुसार कोई ऐसा अगर मामला आ जा रहा है कि अगर मामले को नहीं उल्टा गया या नहीं परिवर्तित किया गया तो दूसरा पक्षकार इतनी क्षति उसको पहुंच जाएगी जो कि उसकी भरपूर्ति नहीं की जा सकती, प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो मामला उलट दिया जाएगा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा। चौथी और आखिरी बात, पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगी, सिवाय जहां वो कार्रवाई वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है। कहने का मतलब है कोई कार्रवाई चल रही है तो रोकी नहीं जाएगी। हाँ, ये है कि अगर वरिष्ठ न्यायालय ने कहा है कि आप कार्रवाई को थोड़ा बहुत रोक दीजिए तो रोक दी जाएगी। इसमें एक 2019 में संशोधन हुआ था इसी धारा में, जिसमें कहा गया था जिला न्यायालय में मूल्यांकन जो है अब 25 लाख तक का हो गया है। मैं पहले ये 5 लाख था, मतलब जिला न्यायालय 5 लाख तक को पहले मूल्यांकन का पुनरीक्षण करता था। अब पुनरीक्षण वो 25 लाख तक कर सकता है जिला न्यायालय, और 25 लाख से ऊपर कोई भी सीमा नहीं है तो उसका पुनरीक्षण करेगा उच्च न्यायालय। आपको सिर्फ याद रखना, जिला न्यायालय में मूल्यांकन 25 लाख रुपए तथा उच्च न्यायालय इससे अधिक। ठीक, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये 2019 में चूंकि अमेंडमेंट हुआ था तो ये एक लाइन आप नीचे लिख दें कि मूल्यांकन की जो सीमा है जिला न्यायालय की 25 लाख तक है, हो गई है, और उच्चतम न्यायालय की 25 लाख से अधिक असीमित सीमा है कहीं तक भी। ठीक, अगले चले। सीपीसी की धारा 118 ये क्या कहती है? खर्चों के अविनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन। मामले को समझ लें बिल्कुल। जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय ये आवश्यक समझता है कि उसकी अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित कोई डिक्री वाद में के खर्चों की राशि का विनिर्धारण द्वारा अविनिश्चय किए जाने के पूर्व निष्पादित की जानी चाहिए, वहां न्यायालय ये आदेश दे सकेगा कि डिक्री के उतने भाग के सिवाय जितना खर्चों से संबंधित है इस डिक्री का निष्पादन तुरंत किया जाए। कहने का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर 2 वर्ड इस्तेमाल हुए। विनिर्धारण भी निर्धारण ही होता है, मगर विनिर्धारण ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इसे लिखें आप। और अविनिश्चय मीन्स फॉलो करना, कंप्लीट कर देना। कहने का मतलब है अगर मसला फंस रहा है कि एक तरफ खर्चे का मामला है उस डिक्री में और बाकी निष्पादन का है, खर्चे का मामला डिसाइड नहीं हो रहा है मगर निष्पादित जो होना है वो मैटर डिसाइड हो गया है, तो उच्च न्यायालय अपने लोअर कोर्ट को आदेश देगा कि ऐसा करो, आप जितना विनिश्चय हो गया उसका निष्पादन करा दो, और खर्चों के मामले में हम अभी जब खर्चों का निस्तारण कर लो, खर्चों का विनिश्चय हो जाए तो खर्चों के लिए फिर उसके एडिशनल में आप डिक्री पारित कर देना। तुरंत निष्पादन, तो जितना मामला सेटल हो गया उसका निष्पादन तुरंत किया जाए। और आगे ये आदेश दे सकेगा कि जैसे ही खर्चे का विनिर्धारण द्वारा अविनिश्चित हो जाए वो डिक्री वैसे ही निष्पादित की जा सकेगी। ठीक, समझ गए आप? मतलब डिक्री में 2 पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट जो है निर्धारित हो चुका है उसका निष्पादन किया जा सकता है, और दूसरा पार्ट खर्चे से रिलेटेड है। तो हाई कोर्ट ये निर्देश देता है कि लोअर कोर्ट को ये अधिकार है कि जितना मामला उसने सेटल कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, उसका वो इन्फोर्स करा दे, उसका निष्पादन करा दे। बाकी खर्चे का जब मामला तय कर ले तो खर्चे वाले पोर्शन को बाद में डिक्री के रूप में निष्पादित करा दे।
अब इसकी आखिरी धारा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सीपीसी की धारा आखिरी है, सेक्शन आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। धारा क्या कहती है? धारा सिविल प्रक्रिया संहिता की 144 प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। प्रत्यास्थापन का मतलब होता है हम जैसे थे वैसे ही हमें करना, जैसे हम पहले थे अगर हम वैसे ही उसी पोजीशन में आ जाएं तो ये कहलाता है प्रत्यास्थापन। ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो उपधारा 1 है वो उत्तर प्रदेश में प्रतिस्थापित की गई है। हमने लिख दिया है केवल केवल उपधारा 1 प्रतिस्थापित की गई है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए ये धारा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली उपधारा क्या कह रही है वो समझ ले बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील पुनरीक्षण न्यायालय ने अन्यथा फेरफार किया, पुनरीक्षण में अन्यथा फेरफार किया जाए या उल्टा जाए, वहां और वहां तक, कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रथम बार का न्यायालय और वहां तक प्रथम बार का न्यायालय उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा, जिससे पक्षकार जहां तक हो उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वो डिक्री या आदेश या उसका वो भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उल्टा गया है ना दिया गया होता, और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत खर्चों के प्रतिदाय के लिए ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अंतःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे कर सकेगा, जो उस डिक्री या आदेश के ऐसे फेरफार करने या उलटने के उचित रूप से परिणामिक हैं। अब हम लोग ये तो बिल्कुल वर्ड आपको ये लिखना है, संक्षेप में समझ लीजिए क्या हुआ है। किसी लोअर कोर्ट ने मतलब अपील न्यायालय के जो लघुवाद न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, उसने किसी मामले को डिसाइड किया। डिसाइड करने के बाद उसकी अपील हुई, ठीक। अपील में वो मामला पलट दिया गया, उस पक्षकार के विरुद्ध हो गया, फिर वो आगे गया, फिर मामला उसके पक्ष में आ गया, पहले ही वाले पक्षकार के फिर से पक्ष में आ गया। तो अब वो जहां से स्टार्ट हुआ था केस प्रथम वाद के न्यायालय, जहां उसने प्रारंभ किया था अपना वाद, वहां प्रत्यास्थापन का आवेदन करेगा कि भाई देखिए पहले भी ये प्रॉपर्टी हमारी थी और अब बाद में भी हमारी है। बीच में अपील न्यायालय ने इनको तीसरे आदमी को दे दिया था, तो तीसरे आदमी को जब दे दिया तो उस तीसरे आदमी ने उस बीच फायदा उठाया होगा, उसके खर्चे होंगे, लाभ होंगे, ब्याज पाए होंगे, जो भी होगा। तो ऐसा करिए, चूंकि अब संपत्ति तो मेरे कब्जे में आ गई, मेरी पहले भी थी, मेरी आज भी है, बीच में कुछ दिन के लिए जिनके पास गई थी उनसे मेरा खर्चा हर्जा जो मुझे नुकसान हुआ ये सब दिलवाइए। ये आवेदन होगा प्रथम बार के न्यायालय में और ये कहलाएगा प्रत्यास्थापन का आवेदन। और इस आवेदन के आधार पर जो बीच में जो थोड़ा कुछ दिन के लिए प्रॉपर्टी तीसरे आदमी के पास चली गई थी, उससे सारे खर्चे प्रतिकर जिसमें अंतःकालीन लाभ ये सारे होंगे, वो फिर उस पक्षकार को, प्रथम पक्षकार को दिला देगा। इसमें उपधारा क्या कह रही है इसको समझ ले। कोई भी वाद या, शायद पेज पलट रहा है, कोई डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगी तो डाउनलोड में एकदम मैटर अच्छा सा लगेगा आपको। कोई भी वाद या कोई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा, जो उपधारा 1 के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है सिर्फ आपको आवेदन करना है प्रथम वर्ग के न्यायालय में, क्योंकि सिर्फ आवेदन करने से ही आपको आपका सारा अनुतोष मिल जाएगा, आपको नया वाद प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रत्यास्थापन का आवेदन होता है, वाद नहीं होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि वाद होगा, आप लोग तुरंत वाद लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। वाद दाखिल नहीं करना है, प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन करना है। प्रथम वर्ग के जो जहाँ पर प्रथम बार में मामला प्रतिस्थापित हुआ था वहाँ पर आवेदन करना है।
अभी हमारा सेक्शन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। सीपीसी जो सेक्शन से रिलेटेड थे, 1 से लेके सारे सेक्शन हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं है। अब हम अगले टर्न से टोटल धारा 158 थी, सब हमने सभी यहाँ, अब इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट धारा नहीं है जो आपके पेपर्स में आती हो। अब यहाँ के बाद आपको जो इवन डे होगा, जैसे ये 24 है, अब 26, 28, 30 इन सब में आपको ऑर्डर्स मिलेंगे सीपीसी के। ठीक, कंप्लीट मैटर है ये, आप खुद भी पढ़िए और अपने साथी लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जैसे उन्हें भी फ़ायदा हो सके और वो भी सिलेक्शन ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सारे वीडियो जो डे 1 से लेकर डे 100 तक होंगे, सब में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ अटैच कर दी है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, उसको अपने हाथ में रखा करिए, फिर वीडियो को समझेंगे, पूरी बात आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।